हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी से आपके हर बार एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इस पूरी थ्योरी के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना क्यों की थी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस थ्योरी में आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, तो हम लोग पूरी थ्योरी को आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, थ्योरी से लेकर आलोचना तक का। ठीक है, तो देखिए हम अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी का क्या नाम है। तो उस थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट। इससे पहले हम जानेंगे कि जब भी मैं क्लास शुरू करती हूँ तो मैं ये बता देती हूँ कि कोहलबर्ग मतलब कौन वैज्ञानिक जिन्होंने थ्योरी दिया वो कहाँ का था। जैसे कि आप लोगों ने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो मैंने कैसे याद किया था कि जब भी हम किसी चीज़ को पीते हैं तो वो क्या लगता है, स्वीट स्वीट लगता है। तो यानी कहाँ के थे, जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। उसी प्रकार हमने लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम किसी को रूस के बाय बोलते हैं, क्योंकि हम किसी को रूस के ही बोलते हैं बाय, तो वो क्या होता है, वाइगोस्की कहाँ के थे, वो रूस के थे। तो उसी प्रकार हम जानेंगे कि कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये थे आपके अमेरिका के। कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या लगा है को और यहाँ लगा है का। अमेरिका कौन था, कोहलबर्ग। अमेरिका का कोहलबर्ग। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो थे अमेरिका के। जीन पियाजे कहाँ के थे, तो पियाजे मतलब पीना स्वीट स्वीट, स्विट्जरलैंड। और रूस कहाँ थे, किसी को रूस के बाय बोलना यानी कि वाइगोस्की रूस के थे। ठीक है, वाइगोस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के। अब हम बात करते हैं कि कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो वो थी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। पर इस थ्योरी को शुरू करने से पहले हम इस थ्योरी के बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी की शुरुआत किसने की थी। मोरल डेवलपमेंट पर रिसर्च सबसे पहले करना किसने शुरू किया था, तो वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे पहले शुरुआत मोरल डेवलपमेंट की करना शुरू किया, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा। वो धीरे धीरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की तरफ मुड़ गए और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को बीच में छोड़ दिया और उन्होंने अपनी रिसर्च जारी किया था किस पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। ठीक है, और ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी वो छोड़ दिए। फिर ये कोहलबर्ग आए तो उन्होंने जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट की छोड़ी हुई थ्योरी थी उस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो उनको इस थ्योरी में इंटरेस्ट आने लगा। किनको, तो कोहलबर्ग को। फिर धीरे धीरे कोहलबर्ग ने उस थ्योरी का, उनके जो थ्योरी छोड़ी गई उस पर रिसर्च किया, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा, फिर उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो कोहलबर्ग ने अपनी एक अलग मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी तैयार की, उस पर रिसर्च किया और अपना नाम रखा कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। इस तरह से कोहलबर्ग ने इस थ्योरी को, मतलब इस थ्योरी पर रिसर्च करी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि इस थ्योरी का नाम क्या है, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नैतिकता क्या होता है, नैतिकता है क्या। तो देखिए नैतिकता क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, अगर हम ये डिसीजन लेना शुरू कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं। जैसे कि आप जब छोटे थे तो कोई चीज़ आपके लिए मतलब कहते थे कि ये चीज़ सही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई तो आप अभी आपके मन में क्या आता है कि छोड़ो, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं था। यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ आपका नैतिक विकास होता जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नैतिक विकास बोलते हैं। जैसे कि अभी आप अपनी पढ़ाई की बात करें, जैसे आप 1-2 क्लास में थे, 1-2 क्लास से लेकर 7 क्लास तक एक बुक चलाई जाती है, मोरल बुक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरल की बुक होती है, जो बच्चे को हर क्लास में मतलब ये दिया जाता है। 1 से 2 क्लास से 7 क्लास तक मोरल की एक बुक चलती है। तो वो क्यों चलती है, ताकि बच्चा क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में जान सके। तो वही है नैतिक विकास का सिद्धांत कि क्या सही है और क्या गलत है, सही और गलत में अंतर कर पाना ही क्या कहलाता है, नैतिकता। और इसी पर कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कोहलबर्ग को। देखिए अब कोहलबर्ग ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। तो उन्होंने क्या किया था एक बार कि उन्होंने अपने लैबोरेटरी में बहुत सारे लोगों को बुलाया, हर उम्र के, बच्चा से लेकर बूढ़े तक के सभी लोगों को बुलाया। ठीक है, और उन्होंने उन लोगों के सामने एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का क्या नाम था, हिंज की कहानी, हिंज डायलेमा। इस थ्योरी पेश की और उन्होंने ये जानना चाहा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो चलिए पहले हम इस थ्योरी को जानते हैं। देखिए एक हिंज नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसकी दवा सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास मिलती थी। जब हिंज उस डॉक्टर के पास गया तो उसे मालूम चला कि ये दवा 10,000 का है।
तो हिंज ने अपना खूब मेहनत किया और उसके पास मात्र 7,000 रुपये मतलब उसके इकट्ठा हुए। 7,000 रुपये लेकर वो उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से बोला कि हमें ये दवा दे दीजिए, मेरी वाइफ़ बहुत बीमार है, अगर उसे दवा नहीं मिला तो वो मर जाएगी। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं, हम ये दवा नहीं दे सकते हैं, मेरे पास एक ही दवा है और अभी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो अभी हमें और दवा बनाना है। तो बोला कि नहीं, आप हमें दवा दे दीजिए, आप तो और दवा बना लेंगे। तो बोला डॉक्टर कि नहीं, मेरा इसमें मेहनत लगा है, अगर आप दवा लेना चाहते हैं तो आप इसे 10,000 की ले जाइए। तो हिंज ने क्या बोला कि नहीं, मेरे पास 7 ही हज़ार है। तो डॉक्टर बोला कि नहीं, हम दवा नहीं देंगे। अब हिंज क्या हुआ, अगर हिंज अब सोचने लगा कि अगर डॉक्टर ने दवा नहीं दिया तो मेरी वाइफ़ मर जाएगी। फिर हिंज के मन में आया कि क्यों ना हम इस दवा का चोरी कर लें। तो लेकिन हिंज के मन में ये भी था कि अगर हम चोरी करने गए और पुलिस पकड़ लिया हम मतलब, तो हम जेल चले जाएँगे। तो हिंज की कहानी, अब यही कहानी लोगों के पास सुनाई गई और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया देना था कि जो हिंज ने क्या किया, शाम होते ही वो दवा की चोरी कर ली, ठीक? तो अब कोहलबर्ग जानना चाहते थे उन सभी लोगों से जिनको लैबोरेटरी में अपने बुलाए थे कि हिंज ने क्या किया, सही किया। अगर वो दवा चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ़ मर जाती, लेकिन अगर वो दवा चोरी करते वक़्त पकड़ा जाता तो वो उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। तो इस पर उन्होंने, जितने लोगों ने अपने आंसर को एक पर्ची पर लिखकर वहाँ रखा। अब कोहलबर्ग ने उन सभी के जो जवाब दिए थे, उन्होंने उन सभी को एक-एक कर जवाब देखा। तो उन्होंने बताया कि एक उम्र के जितने बच्चे हैं उनका जवाब एक जैसा है और एक बुज़ुर्ग उम्र के जो लोग हैं उनका जवाब ज़्यादातर एक जैसा मिल रहा है। जो जवान लोग हैं, जो एडल्ट है, उनका जवाब एक जैसा मिल रहा है, ठीक है? इतना आप लोग समझ गए? तो इसके आगे बात पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम जानते हैं कि नैतिक दुविधा क्या होता है, मोरल डायलेमा क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों, ठीक है? कि मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना यानी मोरल रीज़निंग क्या होता है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, जहाँ भी आपको डायलेमा वर्ड लगे, तो डायलेमा क्या होता है, एक प्रकार की दुविधा होती है। आपने लोगों से सुना है ना, अरे यार हम ऐसा दुविधा में फंस गइल बानी कि हमरा बुझाते नहीं कि हम का करी, ठीक? ये सुने हैं डायलेमा यानी कि दुविधा। दुविधा क्या होता है कि जब हम किसी सही और गलत का डिसीजन, जैसे क्या सही और क्या गलत है ये हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुविधा कहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है? जहाँ भी डायलेमा वर्ड आता है, अगर आप उसमें से कुछ भी करें आपको नुकसान होना तय है। जैसे देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि नैतिक दुविधा क्या होती है। जब हम सही और गलत की पहचान ना कर पाएँ, तो कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, उसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। इसको आप एक लेडीज़ के लाइफ़ पर समझ सकते हैं। जैसे कि किसी औरत की शादी हो गई है, ठीक है? अगर लेडीज़ के जो औरत के जो मायके वाले हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उसके ससुराल वाले क्या कर रहे हैं कि तुम ये करो। अब जो वो औरत बीच में है, वो सोच रही है कि हम ससुराल की बात क मानें या मायके की बात मानें, वो दोनों तरफ से है। अगर वो ससुराल की बात मानती है तो मायके वाले बोलेंगे, अगर वो मायके का बात मानती है तो ससुराल वाले बोलेंगे। अब उसके लिए दुविधा हो गई कि हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार ये दुविधा आ जाती है जिसमें हम तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये तो आप दुविधा समझ गए। अब हम नैतिक तर्कणा समझते हैं। नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग। जो हमारे पास वो दुविधा आई थी, उसके बारे में हम सोचना शुरू करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें कम नुकसान हो। और जो सोचने की प्रक्रिया है, मतलब जैसे कि आपके पास दुविधा आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब उसी एग्जांपल में आपको एक चीज़ तो तय करना है, ठीक है? कि हम किसका बात माने, ससुराल की बात माने या मायके की बात माने। तो आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। फिर वो क्या करती है कि अपने ससुराल की बात को मान लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें हमेशा यहीं रहना है, ठीक है? तो वो क्या करती है कि सही और गलत में से कोई एक चीज़ को मानती है, मतलब चूज़ करती है। और इसमें वो अपने सही और गलत में से किसी एक चीज़ को चूज़ करती है सोच समझकर, जिससे उसका कम नुकसान हो। तो ये आता है आपका मोरल रीजनिंग, ठीक है? जैसे कि मोरल डायलेमा होता है कि सही और गलत की पहचान ना कर पाना, और इसमें से आपको कोई एक चुनना है और यहाँ आकर आप चूज करते हैं, तो उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। इतना समझ में आ गया? मोरल डायलेमा क्या होता है कि ससुराल वाले भी ये कह रहे हैं और ससुराल वाले ये कह रहे हैं और मायके वाले ये कह रहे हैं, हम किसकी बात माने, हम एक दुविधा में पड़े हैं। तो ये आपका नैतिक दुविधा। और जब हम नैतिक तर्कना मोरल रीजनिंग की बात करें कि हम ससुराल वाले को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं क्योंकि हमें उनके साथ रहना है, तो आपने एक चीज़ चुनी है सोच समझ कर जिससे आपका कम नुकसान हो, तो वो क्या होता है, नैतिक तर्कणा। यहाँ समझ में आ गया? अब हम हिंज की कहानी इस पर लागू करते हैं। तो देखिए, नैतिक दुविधा क्या थी हिंज के लिए कि अगर हम चोरी कर रहे हैं तो अगर हम चोरी करते पकड़े जाएंगे तो मेरे को जेल हो जाएगा, लेकिन अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक मोरल डायलेमा हो गया जिन हिंज के लिए। अब मोरल तर्कना, नैतिक तर्कना क्या है कि हिंज ने क्या बोला कि हम चोरी करेंगे क्योंकि हमें अपनी वाइफ को बचाना है। तो देखिए,
वो चोरी करने की मतलब एक चीज़ को दोनों सही और गलत में से अपना फ़ैसला लेता है कि हम चोरी करेंगे। तो ये क्या किया उसने, मोरल रीज़निंग, सोच समझ का फ़ैसला लिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर है? ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो कोहलबर्ग ने जो सभी लोगों को बुलाकर जो आंसर शीट लिया था, तो उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि हर एक अलग-अलग एज के लोग, जो जैसे कि कुछ एज के लोग का अलग आंसर आ रहा है, कुछ एज के लोग का अलग आ रहा है, कुछ एज के लोग का अलग आंसर आ रहा है। तो उस आंसर के आधार पर कोहलबर्ग ने 3 लेवल बनाए मोरालिटी की, यानी कि जितने सारे लोगों को उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में बुलाया था, तो उनके जवाब को देखकर कोहलबर्ग ने कितने लेवल बनाए? 3 लेवल। किसकी? नैतिकता की। उन लोगों के सोचने समझने की जो क्षमता थी, उसके आधार पर कोहलबर्ग ने 3 लेवल बनाए थे। ठीक है, देखिए पहला लेवल का क्या नाम था? प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरे का क्या नाम था? कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरे का नाम था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखिए अगर आप इसे इंग्लिश में याद करते हैं तो आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि हिंदी में देखिए पूर्व पारंपरिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये हिंदी के वर्ड है। तो आप लोग हिंदी में भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के वर्ड रखें। ठीक है, देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो जो कोहलबर्ग को उनके जवाब मिले थे लेबोरेटरी में, जितने लोगों को बुलाए थे, जो हिंज की कहानी सुनाए, उस पर उन्होंने जिस सबका आंसर लिया कि हिंज को क्या करना चाहिए, तो उसके आधार पर इन्होंने 3 लेवल बनाए। देखिए पहला लेवल में कितने साल के लोग बच्चे आ रहे हैं? 4 से 10 साल के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, उनके जो 4 से 10 साल के बीच के बच्चे थे, उनके सारे जवाब ज़्यादातर एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर इसके बाद 10 से 13 साल के जो लोग थे, उनके जवाब एक दूसरे से मिल रहे थे, और जो 13 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, उनके जवाब एक जैसे मिल रहे थे। तो उन्होंने 3 स्टेज बताई। अब हम एक एक स्टेज को समझेंगे कि इसमें लोगों ने क्या किया। देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज होते हैं, इसमें बच्चा कितने साल से कितने साल के बीच रहता है? 4 से 10 साल के बीच। प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चा होता है, उसको नैतिकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है, क्या गलत है क्या सही है वो इसे नहीं समझ पाता है। तो इसे समझता कैसे है बच्चा? कैसे छोटा बच्चा निर्णय लेता है? जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है कि किस स्टेज में बच्चे को मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है, अब्सेंट रहता है, तो वो है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो होता है आपका क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। ठीक है, इसमें बच्चे में मोरल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहता है। तो मोरल डेवलपमेंट इसमें कैसे बच्चा अपना डेवलप करता है? देखिए कि सही है, क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, इसका चुनाव बच्चा कैसे करता है। देखिए सबसे पहले बच्चा अपना कोई भी काम करता है, लेकिन अगर कोई मान लेते कोई बच्चा कोई काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा पिट देंगे, ऐसे तुरंत आंख दिखाई, तो बच्चों को लग जाता है कि नहीं, ये काम हमें अब नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें पनिशमेंट मिल रही है, ये गलत काम है। तो अब वो बच्चा काम करना छोड़ देगा। फिर वो दूसरा कोई काम करता है, उस पर आपके उसके सामने वाले लोग की प्रतिक्रिया, अरे वाह क्या कितना अच्छा काम किया दम। तो इसमें बच्चा अपने दिमाग में लाता है कि ये काम अच्छा है, मतलब हम ये काम करेंगे तो डांट खाएंगे, और ये काम करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी। तो इस तरह से वो सही और गलत का निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें इसके साथ साथ वो दूसरा कैसे निर्णय लेता है? दूसरा कैसे लेता है? देखिए वो देखता है कि हमें जिससे आज्ञा मिली है, जो हमें आज्ञा दे रहा है, तो वो मेरे बड़े हैं, जैसे कि वो मेरे टीचर है, वो मेरे फैमिली है, वो मेरे बड़े भाई बहन है, वो मेरे माता पिता है, जो हमसे बड़े हैं। अगर वो हमें कोई चीज़ काम करने के लिए दे रहे हैं, तो वो काम सही होगा, वो गलत नहीं होगा। तो बच्चा उस काम को सही मान लेता है। तो वो सोचता है कि अगर हम इनकी बात नहीं माने तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें सज़ा मिलेगी। तो इस तरह वो बच्चे अपने इस तरह से सही और गलत का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर माता पिता ने कहा कि चोरी करना सही है, तो बच्चा समझेगा कि मेरे पेरेंट्स ने सही बोला है, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। ठीक है, इस तरह से क्योंकि इसमें बच्चे को नैतिकता का बिल्कुल बोध ही नहीं होता। जैसे कि आप छोटा बच्चा को गोद में लेता है, धक आपका बाली से खींचे, तो आपके मन में क्या आएगा? ओ छोटा बच्चा है, बाबू छोड़ो, ऐसे करने लगते हैं। वहीं आपका कोई बड़ा बच्चा बाल खींचे, तो आप तुरंत उसको लपेट धरा देते हैं, पिटते हैं ना। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, आप सभी को मालूम है कि छोटे बच्चे में नैतिकता का गुण नहीं होता है, क्या गलत है क्या करना सही है उसमें उसे नहीं मालूम रहता है, इसलिए आप उसके हर हरकत को अनदेखा करते हैं। तो ये जो स्टेज है, इसमें बच्चों को नहीं मालूम है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें नैतिकता के बारे में उसे कोई अता पता नहीं है। लेकिन जो ये स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 से 13 साल के बच्चे हैं, इसमें क्या होता है, इन्हें मालूम है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, और इन्हें ये भी मालूम है कि समाज किसको सही बोलता है और किसको गलत मिलता है। यानी कि इसमें जो बच्चे आते हैं, वो समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि समाज किसको गलत बोलता है और समाज किसको सही बोलता है। कौन से? इनकी एज कितना होती है? 10 से 13 साल।
अब जो ये स्टेज वाले लोग होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें लोग क्या होते हैं, इसमें भी इनको मालूम है कि समाज में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, लेकिन ये अपना डिसीजन खुद से लेते हैं। इनको कहते हैं कि समाज जय भाड़ में, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। देखिए, तो इन तीनों स्टेज को एक बार समझते हैं फिर से। इस स्टेज के जो प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चे हैं, इन्हें नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे, इनसे बड़े जो लोग कह दे वो बात मानते हैं, जो बड़े सिखा दे वो करते हैं। ये जो कन्वेंशनल स्टेज के लोग हैं, ये समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं कि समाज किसको सही कर रहा है और किसको गलत कर रहा है। पोस्ट कन्वेंशनल के जो लोग होते हैं वो समाज को मालूम है कि समाज इसको सही कहता है, इसको गलत कहता है, लेकिन ये समाज की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनते हैं कि हाँ मेरा मन ये कर रहा है तो हम ये करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसकी बात, अब इसको एक एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कन्वेंशनल स्टेज, जैसे कि देखिए, आदमी क्या तुरंत मन में आता है कि किसी आदमी ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, तो तुरंत दिमाग में आता है कि अब इसको तो सज़ा मिलेगी, इसको उम्र कैद मिलेगा या फिर इसको फांसी की सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये हमारा समाज का कानून कहता है। जैसे समाज कहता है कि जो किसी को मर्डर कर दिया तो उसको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा मिलती है। तो इस स्टेज के सभी बच्चों को ये मालूम है कि समाज इसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा देगा, तो इस स्टेज के सभी बच्चे ही रिप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ वाले लोग क्या करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज वाले, कि इनको मालूम है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने मन से जवाब देते हैं जो हमको अच्छा लगे। जैसे कि इनको लगता है कि हम अगर किसी की, झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर हम झूठ बोलकर किसी की जान बचा दे रहे हैं तो वो सही है। मतलब कि इसमें सब जितने नियम कानून हैं समाज के, सब तोड़कर अपने अनुसार जवाब देते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं, तो वो इस स्टेज के लोग आते हैं। इसको समझ में आया कि इस स्टेज में किसी को मालूम नहीं है नैतिकता क्या है। इस स्टेज की नैतिकता समाज के अकॉर्डिंग मालूम है कि जो समाज कहेगा वही सही है, जो समाज कहेगा वही गलत है। और इस स्टेज में क्या कहते हैं कि नहीं, समाज जय भाड़ में, हमको जो अच्छा लगे हम वो करेंगे। इतना समझ में आएगा सभी को। अब देखिए, कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे। अब इन 3 लेवल में उन्होंने 6 स्टेज दिए। देखिए, 3 लेवल और 6 स्टेज दिया, हर लेवल में 2 स्टेज उन्होंने दिया था। देखिए, अब हम जानेंगे कि कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस कौन दिए थे। ये आपका बहुत PBI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछते हैं। और ये 2, ठीक है, ये वाला चीज़ें तो आप इसमें समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, लेवल 1 की बात करें तो देखिए, लेवल, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री एडोलसेंट। इसको एडोलसेंट, इसको पोस्ट एडोलसेंट। ये नाम इंग्लिश में दोनों आते हैं, कभी कभी प्री पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा, कभी कभी पोस्ट एडोलसेंट। मतलब ये नाम आप लोग ध्यान से रखिएगा। देखिए, अब हम जानते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो लेवल है उसमें 2 स्टेज है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है, ठीक है। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज में प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, इसमें 2 स्टेज है। कौन कौन? पहला स्टेज का नाम क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब दंड या आज्ञा, या दंड आज्ञा पालन उन्मुक्ता, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में याद रखिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ये किस लेवल में आएगा, प्री कन्वेंशनल के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए, प्री कन्वेंशनल के अंदर कौन कौन स्टेज आते हैं, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। इसके बाद आपके कन्वेंशनल लेवल के अंदर कौन स्टेज आते हैं, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज। इसके बाद हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर कौन कौन स्टेज आते हैं, तो 5वां स्टेज और 6ठा स्टेज, ठीक है। कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि आप कभी भी पहले स्टेज के बाद तीसरे और तीसरे के बाद छठे पर नहीं जा सकते। आप जब भी जाइएगा तो आपको पहला स्टेज पार करना होगा, उसके बाद आपको दूसरा स्टेज पार करना होगा, तब आप तीसरा स्टेज में जाएंगे, तब आप चौथा में, तब आप 5वां में, तब आप 6ठा में, ठीक है। इनके मुताबिक इस तरह से आप बढ़ेंगे। इस सब के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब देखिए, पहले स्टेज में बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चों को ये नहीं मालूम रहता है, मैंने बता रखा है कि इस स्टेज में बच्चे को नैतिकता का गुण नहीं मालूम है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा देखता है कि हमारे जो बड़े हमसे जो कहे हैं कि ये काम करो, तो बच्चे को लगता है कि बड़े हमसे कहें तो ये काम जो है सही है और हमें यही करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या मिलेगी, दंड मिलेगा। तो इसमें बच्चा ये बोलता है कि अगर जैसे कि बड़े कहते हैं पैर छुओ, आपके घर पर कोई लोग आ रहा है और कहेगा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बाबू इनका पैर छुओ, तो तुरंत जाकर पैर छू लेगा, क्योंकि ये आज्ञा मिली है। और किससे मिली है, हमें बड़ों से मिली है, हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो जो आज्ञा मिल रही है वो सही होगा, तो जाकर पैर छू लेगा। अगर वो बच्चा पैर नहीं छूता तो उसको मम्मी पीट देती है, डरा देती है, कुछ भी करती है, डांटती है, तो उसको लगता है कि हमें पनिशमेंट मिलेगा अगर हम मम्मी की बात नहीं मानेंगे, तो तुरंत जाकर वो पैर छूना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर तो इसमें जो बच्चे आते हैं, ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब बड़ों की आज्ञा उनको माननी है, ठीक है। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें दंड मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब दूसरा स्टेज में क्या आता है,
देखिए स्टेज सेकेंड स्टेज में जानेंगे तो इसका नाम है सधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता। देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश के 3 वर्ड लिखे हैं। कभी कभी आपके जो ऑप्शन होते हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो ऑप्शन में देखिए तीनों मिल सकते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज आ सकते हैं या फिर ये दोनों आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो इसे आप ध्यान से रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश के वर्ड या हिंदी के वर्ड को भी चेंज करके दूसरा वर्ड लगा देता है, तो मैंने ये उस वर्ड को लिखा है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्टेज 2 में यहाँ जो स्टेज आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्री कन्वेंशनल लेवल का दूसरा स्टेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? टीट फॉर टैट, जैसे कि तैसे अवस्था। मतलब इस स्टेज में जो बच्चे रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें, जैसे कि सामने वाला जो मेरे साथ कर रहा है हमें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे सामने वाले ने आपकी पेंसिल तोड़ दी तो बच्चा भी सामने वाले की पेंसिल तोड़ देता है, जैसे को तैसा करता है। लेकिन बच्चे का दिमाग में आता है कि अगर सामने वाले ने मेरा पेंसिल तोड़ दिया, अगर हम उसकी जगह पर हम कुछ और करें तो हम जो करेंगे वो गलत है, और जो हम सामने वाले ने मेरा पेंसिल तोड़ा था हम भी उसका पेंसिल तोड़ देंगे तो यह दोनों सही बात है। इस तरह से बच्चे के दिमाग में आता है। जैसे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो कहता है जैसे छोटा बच्चा रहता है तो क्या बोलता है? तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी, रुको। उसका भी वो पेंसिल तोड़ देता है, कहता है बराबर, जैसे तुमने किया वैसा हमने किया, हम लोग ने दोनों सही किया। इस तरह से होता है। तो इसमें यही है कि जैसे को तैसा। इसमें बच्चा क्या करता है? जैसा बच्चा आपके साथ कर रहा है, जैसा बच्चा आपके साथ कर रहा है, कोई बच्चा है, अगर जैसा बच्चा वो दूसरे के साथ कर रहा है दूसरा भी उसके साथ सेम टू सेम वैसा करता है। और इसमें क्या होता है कि बड़े ने जो आज्ञा दी बच्चे को मानना है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि वो सही है, वो जो बड़े हमसे बोल रहे हैं वो सही है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए तीसरा स्टेज क्या आता है? दूसरे के बाद ही बच्चा तीसरा में जाएगा, जो आपका कन्वेंशनल लेवल का स्टेज है। इसमें बच्चा क्या करता है? देखिए इसमें जो बच्चा आता है ये समाज के अकॉर्डिंग चलता है, और इसमें बच्चे को तो कोई पता ही नहीं है नैतिकता क्या है, ये समाज के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चा क्या करता है? गुड बॉयज़ और गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। जैसे कि इसको लगता है कि समाज में हमें वही चीज़ करना चाहिए जो समाज को लगा कि सही है। अब देखिए अगर हम दूसरे व्यक्ति के पास, देखिए समाज कहता है कि एकदम अच्छा बन के रहो, तो बच्चा क्या सोचता है कि अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे ना तो हमको सब कोई बड़ाई करेगा, समाज कहेगा कि अच्छा बच्चा है। तो बच्चा इसमें क्या करता है? बच्चा हो या बच्ची, दोनों दूसरे के सामने एकदम अच्छा बिहेव बना कर रखते हैं, चाहे वो कितने बदमाश हो। चाहे सपोज कीजिए कि जब आपके पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या बोलते हैं? ये आपका जो बच्चा है ना एकदम सीधा है, तो पेरेंट्स भी सोचने लगते हैं सीधा, मेरा बच्चा सीधा, घर पर तो इतना बदमाशी करता है। तो यहाँ जो वो बच्चे का गुण स्कूल में है वो टीचर के सामने सीधा बन के रहता है, ताकि टीचर उसकी बड़ाई करते रहे कि एकदम बहुत अच्छा है। तो इसमें जो बच्चा या बच्ची है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है कि हम बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी टीचर कोई बड़ाई करे, हमें रिवॉर्ड मिले। और इस स्टेज को हम गोल्डन रूल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट किस में आता है? सेकंड स्टेज। ये किस में आता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये भी आपका क्वेश्चन में आता है, टीट फॉर टैट। और गोल्डन रूल, गोल्डन रूल पूछ देता है कि गोल्डन जो रूल है ये किस लेवल में आता है, तो कन्वेंशनल लेवल में आता है, या फिर पूछ देगा कौन से स्टेज में आता है, तो तीसरा स्टेज में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें बच्चा क्या करता है? दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम चौथा स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? सोशल सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिख जाए लॉ एंड ऑर्डर, तो हमेशा याद रखिए ये कन्वेंशनल लेवल का है, और ये कौन से लेवल का? स्टेज 4 का है। ठीक है, देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चे को मालूम है कि कौन सी हरकत करेंगे तो हमें कौन सी सज़ा समाज देगा, कानून हमें कौन सी सज़ा देगा। जैसे कि आप रेड लाइट, जो रोड पर रेड लाइट बढ़ती है, सभी को मालूम है कि अगर हम उस नियम को तोड़े तो हमें हमारा पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ले जाकर सभी अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि वो समाज ने बनाया कि हमें रेड लाइट पर गाड़ी रोकना है। तो ये कानून हो गया, ये एक नियम हो गया, और इस नियम को ये वाले कॉन्वेंशनल वाले लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये इसमें समाज के अकॉर्डिंग चलते हैं। समझ में आया? और यहाँ भी है कि समाज किसको सही कह रहा है, कैसे रहेंगे तो समाज मेरा बड़ाई करेगा, कैसे रहेंगे तो समाज बुराई करेगा। तो दूसरों को दिखाने के लिए बच्चे इसमें अच्छा बन के रहते हैं, और यहाँ जैसा समाज बोलता है वैसा ही करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम लेवल 5 में चलते हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सोशल वर्ड आपके दो जगह मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे सोशल, लेकिन इसके साथ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, ओरिएंटेशन लगा रहेगा, याद रखिएगा। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर लग गया है, सोशल लग गया, तो ये समझिएगा इस लेवल का है। लेकिन यहाँ भी देखिए सोशल लगा है, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स, अधिकार। इसमें देखिए इस
इस लेवल के लोग क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर बता रखा है कि जैसे प्री कन्वेंशनल में तो बच्चों को मालूम ही नहीं है कि क्या नैतिकता है, लेकिन जैसे ही आप कन्वेंशनल लेवल में आएंगे तो इसमें मालूम है कि हमें समाज के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा समाज बोल दे वैसा ही, जैसा समाज का नियम है वो ही नियम अपनाना है, ठीक है। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या है कि इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें समाज नहीं, इसमें लोग खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इसमें क्या करते हैं कि जो समाज ने नियम बना है, जैसे कि समाज ने नियम बनाया कि हमें रेड लाइट पर रुकना है, तो जो एम्बुलेंस जा रही है क्या वो भी रेड लाइट पर रुकेगी? अगर वो रेड लाइट पर रुकी तो व्यक्ति की जान चलेगी। तो यहाँ समाज द्वारा बनाए गए नियम को तुरंत तोड़ना है और हमें रेड लाइट को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जो समाज ने नियम बना है, अगर वो नियम किसी का भला नहीं कर रहा है तो इस स्टेज में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, उस नियम को तोड़ देते हैं। तो यहाँ जो स्टेज 5 में जो नियम है, इसमें क्या होता है, समाज के बनाए गए नियमों को तोड़ देते हैं ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके, ठीक है। इसमें समाज को लेकर नहीं चला जाता है। और जो स्टेज 6 है, इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी ऑप्शन में आएगा तो यूनिवर्सल लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ जब भी ऑप्शन में आएगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लगा रहेगा। यहाँ का जब भी ऑप्शन में आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर लगा रहेगा। यहाँ भी आएगा जब तो गुड बाय गुड घर लगा रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है, ठीक, या फिर इंस्ट्रूमेंट ये भी पूछ लेगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ये 2 वर्ड लगा रहता है। या फिर एक और पूछेगा जैसे को तैसा, यानी टीट फॉर डैट। यहाँ पर ऑप्शन में हमेशा पनिशमेंट तथा ओबीडियंस लगा रहेगा। मैंने वो सभी वर्ड ऑप्शन में जो आते हैं वो ले रखे हैं, यहीं से आपके ऑप्शन पकड़ में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो बात करते हैं यूनिवर्सल इपिक, ये वाला सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें तो आपको नियम तोड़ देना है जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, अगर किसी के लिए भला है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ भी लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं लोग, वो नियम, सारे नियम को तोड़ देते, तो वो फैसला सुनाते हैं जो सबके भले में हो, भले समाज कहे कि ये गलत है तो गलत। जैसे कि अगर कोई झूठ बोलने से किसी लोगों की जान बच जा रही है, तो इसमें लोग क्या करेंगे, झूठ बोलना भी, झूठ भी बोलेंगे। लेकिन झूठ बोलना क्या है, झूठ बोलना ने समाज ने बनाया है कि एक गलत धारणा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें क्या करते हैं लोग ये नियम को तोड़ देते हैं, झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग आलोचना पर चलेंगे, ठीक है। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर दिए। पहला स्तर का क्या नाम था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा का कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा का पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमेशा याद रखिएगा कि मोरालिटी 0 होती है। इसमें बच्चों को नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर उसके पेरेंट्स ने कह दिया कि बड़ों को गोड़ लागो, तो बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स ने जो बोला है वो सही होगा, वो करना सही होगा, वरना हमें डांट मिलेगी। तो वो तुरंत जाकर किसी को जिसको बोलेंगे पैर छूने के लिए छू देता है, क्योंकि उसे नैतिकता के मतलब नहीं मालूम। अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि चोरी करना सही है, तो बच्चा ये भी मान लेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है। तो इसमें बच्चे को नैतिकता का गुण नहीं होता है। दूसरी बात करें कि कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, पारंपरिक, ये वाला कन्वेंशनल स्टेज में है। तो इसमें बच्चा इस स्टेज में जितने सारे लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, वो सोचते हैं कि जो समाज ने नियम बनाए हैं कि ये करना सही है और ये करना गलत है, वो उसी नियम पर चलेंगे। उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, जो समाज ने नियम बना दिया उसी नियम पर चलेंगे। यहाँ जो बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की, तो यहाँ देखिए, यहाँ के जो लोग हैं इन्हें समाज के द्वारा बनाए गए नियम भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, कानून भी मालूम है कि हम इस नियम को तोड़ेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे की जान बचाने के लिए वो झूठ बोल देंगे, वो अपने मन की करते, समाज गया भाड़ में, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर, उनके मन में जो फीलिंग है वो बात बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया। अब कोहलबर्ग ने इन तीनों लेवल में 2-2 स्टेज दिए थे। जैसे कि पहला लेवल के हम प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेज कौन था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरा कौन था, ये थे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी कि जैसे को तैसा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस में कि अगर बच्चा क्या करता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कहा है, वो तुरंत उस चीज़ को मानेगा, ठीक है। फिर वो भी ये भी देखता है कि हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं तो हमें शाबाशी मिल रही है, और कौन सी चीज़ कर रहे हैं तो हमें डांट मिल रही है। जिस चीज़ से वो डांट मिलती है तो बच्चा जान जाता है कि ये चीज़ हमें नहीं करना है, और जिस चीज़ से उसे शाबाशी मिले तो वो चीज़ जान जाता है कि ये चीज़ सही है और हम ये बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन से लोग करते हैं, तो ये आते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस वाले, ठीक है। दूसरी बात होता है स्टेज 2 में जैसे को तैसा। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसमें बच्चे वो करते हैं कि जैसा तुमने मेरे साथ किया हम भी वैसा करेंगे, हिसाब बराबर, ना तुम गलत ना हम गलत, ना तुम सही ना हम सही, ठीक है। इसमें वो लोग होते हैं जैसे कि कोई बच्चा किसी का अगर लंच चोरी कर लेता है तो सामने वाला बच्चा भी उसका लंच ले लेगा। तो जैसा तुमने किया वैसा हमने किया। इस स्टेज से हम सभी गुजरे हैं। जैसे कि इस स्टेज की बात करें तो हम लोग जब स्कूल में रहते थे, अगर
किसी दोस्त ने मान लें कुछ चीज़ लिख रहा है और कोई दोस्त की वजह से हिल गया और आपका लिखा हुआ चीज़ पर से मान लेते पाई से खिंचा गया आपकी कॉपी पर, तो आप भी क्या करते, तुरंत उसको कॉपी पर पाई खींच देते थे। लो, जैसा तुमने किया वैसा हमने किया। तो ये सब, इन सभी स्तर से आप सभी भी गए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जैसे को तैसा, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा हम भी करेंगे। तो ये किस में आता है, ये इसमें आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज के, प्री कन्वेंशनल लेवल का दूसरा स्टेज है, ठीक है। नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं है इस स्टेज में। अब हम इस स्टेज की बात करते हैं, कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं। तो इसमें बच्चा समाज को दिखाने के लिए समाज के सामने अच्छा बन के रहता है ताकि उसका बड़ाई हो सके। तो वो किस में होता है, लेवल 3 में, स्टेज 3 में होता है, ठीक है। स्टेज 3 में होता है। और स्टेज 4 में क्या होता है कि जैसा समाज ने नियम बनाया है उस नियम को हमें मानना है, चाहे वो नियम गलत बना है चाहे सही, हमें उस नियम को मानना होता है। यहाँ पर आ जाएगा स्टेज 4 में। स्टेज 5 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो समाज ने नियम बनाया, अगर उस नियम से किसी का भला नहीं हो रहा है तो हमें उस नियम को तोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें समाज द्वारा बनाए गए नियम को तोड़कर अपना जो अंदर का फीलिंग है वो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं स्टेज 6 में क्या होता है। इसमें होता है कि ये यूनिवर्सल दे रहा है, यूनिवर्सल इथिकल, मतलब इसमें होता है कि समाज ने यहाँ तो नियम तोड़ना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, दूसरे के लिए जो भलाई है उसको सोचना है। ये समाज के द्वारा बनाए गए नियम को नहीं सोचता है, ठीक है, जिससे सभी का भला हो, ठीक। तो ये आपको समझना है कि इनके लेवल है, स्टेजेस है। कोहलबर्ग ने कितने 3 लेवल दिए थे, कौन कौन, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कभी कभी पूछता है कि यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन ये किस लेवल का है, तो आपको याद रखना है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। कोहलबर्ग ने ये सारी थ्योरी दी थी। अब देखिए कोहलबर्ग की आलोचना क्यों हुई थी, मतलब इन्होंने, इनकी थ्योरी में ऐसा क्या था जिससे इनकी आलोचना हुई थी। तो आलोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है इससे क्वेश्चन। देखिए कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके दो इम्पॉर्टेंट जो बार बार आपके एग्जाम में होता है, लेकिन हम वो भी जो आलोचना हुई थी उसको भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोहलबर्ग ने कल्चर को मतलब इग्नोर कर दिया था, कल्चर पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अगर आप जानेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हिंज की कहानी जो बताए थे उन्होंने, जो हिंज की कहानी सभी को सुनाए थे, अपनी लेबोरेटरी में जिन लोगों को बुलाए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने मेल पर्सन थे, उन्होंने एक भी फीमेल को नहीं बुलाया था। तो इनकी कहानी, इनकी जो ये थ्योरी की आलोचना किसने की, कैरोल गिलगन ने। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने किया था, तो कैरोल गिलगन ने, ठीक है। कैरोल गिलगन ने क्या बताया कि आपकी जो थ्योरी है वो जेंडर बाइस है, आप सिर्फ पुरुषों को महत्व दिए, आपने महिलाओं को यहाँ नहीं बुलाया था लेबोरेटरी में, जब इन्होंने अपना ये कर रहे थे लेबोरेटरी में नहीं बुलाया था, आपने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को बुलाया था, चाहे बच्चा से लेकर बड़ा हो, सिर्फ बच्चे में से बॉयज़ थे और बड़े में से बूढ़े, मतलब मेल पर्सन थे, ठीक है। आपने फीमेल को नहीं बुलाया। अगर आप फीमेल को बुलाते तो फीमेल की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो अलग होती है और मेल की सोचने की क्षमता अलग होती है। उन्होंने मेल जितने पर्सन है उन्होंने अपने विचार दिए थे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पूछता है कि फीमेल किस तरीक़े से सोचती है, वो केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है, और मेल कैसे सोचते हैं, जस्टिस से। जैसे कि आप हर घर की कहानी है कि अगर कोई छोटा बच्चा पिटाता है तो उसकी माँ उसको बचाती है, बोलती है कि रहने दीजिए, अब इसको मत मारिए, माँ बचाती है, क्योंकि जो माँ का दिल होता है वो बच्चे के प्रति कुछ अलग रहता है, वो बोलती है कि अब से बदमाशी नहीं करेगा, इसे रहने दीजिए। लेकिन उसके पिता करते हैं, काहे ही गलती किया, इसको पिटना, एकदम पिट के रहेंगे, ये होता है। तो जो फीमेल है वो बच्चों को बचाती है, केयर करती है, लेकिन जो मेल है वो जस्टिस पर से, मतलब वो कहता है काहे इसने गलती किया है, गलती की तो सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हिंज की कहानी सुनाते वक्त जो कोहलबर्ग ने सिर्फ मेल को बुलाया था, अगर वो फीमेल को बुलाते तो ये और लेवल बढ़ सकते थे, हो सकता था कि मेल का सोचने का तरीका अलग है, उन्होंने कुछ और रिप्लाई किया हो। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये वाला लाइन हमेशा आता है एग्जाम में कि फ़ीमेल कैसे सोचती है, केयर पर्सपेक्टिव से, और मेल जस्टिस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर इसकी आलोचना इसलिए हुई थी कि उन्होंने कल्चर को इग्नोर कर दिया था। सपोज कीजिए कि जो उन्होंने कहानी बताया था कि हिंज को क्या करना चाहिए था, तो उसमें जो जितने मेल आए थे उन्होंने अपने रिप्लाई किए थे। तो यहाँ पर इनका कहना था कि अगर उन्होंने कल्चर को ध्यान रखा होता कि किसी कल्चर के लोगों का अलग रहता है कि आपको ये करना चाहिए, एकदम उनका ये है कि कुछ भी हो जाए आपको यही करना है, और कभी किसी कल्चर के लोगों को करना है कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कल्चर को ध्यान नहीं रखा था, ठीक है। और इनकी आलोचना कैसे हुई थी कि जो इन्होंने स्टेज बताया है, सपोज करिए स्टेज, अगर बात परिवार की आ जाती है तो आपके सोचने समझने की क्षमता ही अलग हो जाती है। मान लेते हैं
मान लेते हैं जैसे कि ये है कानून की है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता है, ठीक है। कानून के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि आपने ये गलती करेगा तो आपको इस कानून ये सज़ा देगा, लेकिन अगर वही आपके घर के लोगों ने गलती की है तो आप क्या करेंगे, आप कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता ही चेंज हो जाएगी। आप तुरंत अपने परिवार के सपोर्ट में बोलने लगेंगे, चाहे वो कुछ भी गलती करे। तो इसलिए भी उनका क्या हुआ था, आलोचना हुआ था। साथ ही साथ कोहलबर्ग ने भी क्या बताया है कि कोहलबर्ग ने भी डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट हुआ था, इनका स्टेज दे दिया है। और इनके मुताबिक है कि जब आप पहले स्टेज में हैं तो आप तीसरे में नहीं जा सकते, आपको दूसरा स्टेज पार करके ही तीसरा में जाना पड़ेगा। यानी कि इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इनके लिए क्या था, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था, जैसे कि जीन पियाजे का था। यानी कि इनका कहना था कि पहले बच्चा पहला स्टेज में आएगा, दूसरा में आएगा, तभी जाएगा तीसरा में, ठीक है। इसलिए हुआ था। इन्होंने भी एज को इम्पोर्टेंट दी है, क्योंकि इन्होंने एज बांट दिया है कि प्री कन्वेंशनल में 4 से 10 साल के बच्चे आएंगे, कन्वेंशनल में 10 से 13 के, और पोस्ट कन्वेंशनल में 13 से ऊपर के बच्चे आएंगे। तो एज के लिए भी इनकी आलोचना हुई। साथ ही इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बता दिया, इसलिए भी हुई क्योंकि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या हुआ, कोहलबर्ग की आलोचना हुई थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ने समझ में आया। देखिए अब बताते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि मोरल डायलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, और इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किसमें बच्चे को नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में इसमें बच्चे को नहीं मालूम होता है क्या गलत है क्या सही है। छोटे बच्चे को देखेंगे तुरंत आपको इसे थप्पड़ लगा देंगे, अगर वही बड़ा बच्चा लगा दे तो वहीं छोटे बच्चे को तुरंत आपके मुंह से इसे क्या मालूम है क्या सही है क्या गलत है, तुरंत मुंह से निकल जाता है। वहीं बड़ा बच्चा कर दे तो लो उसको भी 2-3 थप्पड़। तो यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन कि किस में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। ये आपका पूछेगा। फिर यहाँ से पार करते हैं तो और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी स्टेज आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट ऑब्डियंस से क्वेश्चन पूछता है, ये जैसे को तैसा इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है, यहाँ पर ये भी और यहाँ पर ये भी, मतलब 6 स्टेज से कोहलबर्ग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे को नैतिकता का ज्ञान नहीं है, कन्वेंशनल में बच्चे समाज के अकॉर्डिंग चलेंगे, और पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चे अपना विचार रखेंगे, समाज का नहीं, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पर जो बात करते हैं इसमें नैतिकता का अभाव रहता है, इसलिए बच्चा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात करेगा, जैसे को तैसा की बात करेगा। छोटे बच्चे का ये काम है, ठीक है। बड़े बच्चे, अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं कि अब आपके घर में कोई लोग आया तो बड़े बच्चे को लोग कहता है कि जाकर पैर छुओ, नहीं ना, छोटे बच्चों को कहता है, और छोटे बच्चों को तो नैतिकता का अभाव नहीं रहता है, तो इस तरह से याद रखेंगे। फिर आप बड़े बच्चे को देखते हैं कि उसने आपका पेंसिल तोड़े तो आप बड़े बच्चे भी जाकर पेंसिल तोड़ेंगे, नहीं, ये सब छोटे बच्चे का काम है, तो ये किस में आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कन्वेंशनल लेवल। 9-10 के बच्चे को देखते हैं, उन्हें समाज के अकॉर्डिंग चलता है कि अगर हम बाइक बहुत तेज़ चला रहे हैं तो हमें पुलिस मेरा चालान काट देगी। क्या आप बुजुर्गों को देखें एकदम बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, नहीं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये लोग होते हैं कन्वेंशनल स्टेज वाले बच्चे, जो 10 से 13 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब तो उनको समाज का डर रहता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें समाज वाले बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो समाज वाले नहीं बोलेंगे, तो वो ये लेवल के बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, समाज के अकॉर्डिंग करना है और हमें अच्छा लड़का या लड़की बन के रहना है, ठीक है। अब बड़े बच्चों को देख, अपने घर पर खूब बदमाशी करेंगे और दूसरे घर जाएंगे तो हम बिल्कुल अस्थिर से बैठ जाएंगे कि हाँ हम तो बदमाशी ही नहीं करते, क्योंकि दूसरे जिस पड़ोसी के घर गए उसको अच्छा दिखाने के लिए कि हम एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो वो इस लेवल में आ जाएंगे। अब वही बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि जिसकी उम्र बड़ी हो गई है वो लोग भी आते हैं, तो क्या वो लोग बदमाशी करेंगे, क्या वो लोगों को भी पैर छूने के लिए कहा जाएगा, नहीं ना। इस तरह से आप लोग याद रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, बुजुर्गों तू ही जाना तरह हमार कितना दिन के अनुभव वही काम करवा तो सही हुई। ये पहले ही आपके पेरेंट्स, पिता मम्मी दादा दादी बता देते हैं कि हमरा अनुभव से चलो, हम बहुत अनुभव सीख ले बने, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जितने अनुभवी लोग हैं वो किस में आ जाएंगे, पोस्ट कन्वेंशनल में। और ये क्या बोलते हैं कि हमारा अनुभव बाटे, हम बहुत पहले ही से सब देख ले बानी, तो ये लोग अपने अनुभव से बताते हैं क्या सही है क्या नहीं, समाज के अकॉर्डिंग की बात नहीं करते हैं, तो वो लोग इसमें आ जाते हैं। अभी आपका क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो इस तरह से अब ये बात करते हैं कि इनकी थ्योरी की आलोचना कैसे हो गई। तो थ्योरी की आलोचना किसने किया था, कैरोल गिलिगन ने किया था। ये कैरोल गिलिगन
ये एक लेडीज़ थी, इन्होंने इनकी थ्योरी की आलोचना की थी। इन्होंने बताया कि जो कोहलबर्ग ने यहाँ हिंज की कहानी सुनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ लोगों को बुलाए थे अपने लैबोरेटरी में, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल पर्सन को बुलाए थे, उन्होंने फीमेल को नहीं बुलाया था। और जो मेल पर्सन ने जो चिट्ठी में आंसर दिए कि हिंज को क्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए या फिर अपनी वाइफ़ को मरने देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसके आधार पे इन्होंने 3 ये लेवल बनाए थे। तो कैरोल गिलगल का कहना था कि अगर यहाँ पर मेल के अलावा फ़ीमेल भी जाती तो कुछ और उनका जवाब होता फ़ीमेल का, क्योंकि फ़ीमेल हमेशा किससे सोचती है, केयर पर्सपेक्टिव से, और जो मेल सोचते हैं वो किससे सोचते हैं, जस्टिस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आदमी को क्या है, ये गलती की है तो इसको सज़ा मिलेगी, लेकिन फ़ीमेल क्या करती है कि नहीं इसको रहने दिया जा, अब से ये नहीं करेगा। दिल की बात है कि जो फ़ीमेल का दिल होता है वो थोड़ा-सा नाज़ुक होता है, और जो मेल का दिल होता है मतलब हार्ट होता है वो थोड़ा-सा कठोर होता है, ठीक है। जैसे कि किसी एथी में डेथ वगैरह में अगर आपकी वाइफ़ का तबीयत ख़राब है, तो जो उसके हस्बैंड को देखेंगे कि वो अपने आप का हिम्मत बाँध के रखता है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा दिल थोड़ा कठोर होता है। लेकिन अगर वही हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो और वाइफ़ को देखेंगे तो रोना-धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका दिल क्या होता है, फीमेल का इमोशंस होता है। तो वहीं कैरोल गिलगल ने कहा है कि मेल हमेशा जस्टिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और फीमेल केयर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके साथ हम इस आलोचना की बात करें तो इन्होंने कल्चर को इग्नोर कर दिया था कि किस कल्चर के लोगों का, किसी कल्चर के लोगों का होता है कि आपको इस कल्चर में यही करना है, किसी में होता है कि आपको ये नहीं करना है। तो उन्होंने कोहलबर्ग ने कल्चर को भी इग्नोर कर दिया था। साथ ही साथ कोहलबर्ग ने डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताया है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस स्टेज के बच्चे को जो ये लेवल है, इस लेवल के बच्चे को अगर अच्छा वातावरण, अच्छा चीज़ दे दिया जाए तो वो और अच्छा तरीक़ा से उसको जो विकास है वो हो सकेगा। सोचने समझने की क्षमता, सही गलत क्या गलत है, अच्छा हो सकता है। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, स्टेज में दे दिया, और इनके मुताबिक भी पहला स्टेज पार करेंगे, फिर दूसरा पार करेंगे, तभी आप तीसरा चौथा में जाएँगे, ऐसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इनका आलोचना हुई थी। साथ ही साथ ये भी बोला गया था उनके स्टेज में कि अगर बात फैमिली की आ जाए तो आपको सोचने समझने की क्षमता ही पूरा अलग दिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं रोड पर चल रहे हैं और कोई लड़का आपको दिख रहा है, कोई लड़का पिटा रहा है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, छोड़ो यार पिटा रहा है, कुछ किया हुआ है। लेकिन वहीं आपके फैमिली के मेंबर वहाँ पिटाने लगे तो आप बिना सोचे समझे तुरंत जाएँगे बचाने के लिए। अगर गलती है आपके फैमिली के लोग की है तो आप कहते हैं भाई छोड़ दो, रहने दो। लेकिन वही गलती अगर कोई दूसरा किया है तो बोलते हैं मारो इसको, काहे से चलाया है गाड़ी। होता है ना, तो आपको जो सोचने समझने की क्षमता है वो फैमिली के आते ही चेंज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये कोहलबर्ग की आलोचना भी हुई थी इस थ्योरी का, ठीक है। तब ये पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट है और इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। जिस तरह जीन पियाजे से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लाया है, फिर ये क्या बोलते हैं, लेओ वाइगोत्स्की से रिलेटेड मैंने थ्योरी पढ़ा है लेओ वाइगोत्स्की, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करा है जो प्रीवियस ईयर में। आज ये कोहलबर्ग का था। अगला वीडियो में आपको कोहलबर्ग के प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको उस वीडियो में लाऊंगी, और तब आपको जो तुरंत आसानी से क्वेश्चन कैसे बनेगा उसमें मालूम चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारा वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।